तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 19 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग मध्यकाल में झारखंड को स्टार्ट किए थे और आज हम लोग इसके आगे का क्लास करेंगे। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि जो मध्यकाल है, तो मध्यकाल को दो भागों में बांटा जाता है, एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत हम लोग 4 मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। एक है महामाया मंदिर गुमला में, टांगीनाथ मंदिर ये भी गुमला में, तीसरा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो कि रामगढ़ में है, और इटखोरी मंदिर, इटखोरी में जो भद्रकाली मंदिर है चतरा में, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा अगर उत्तर मध्यकाल की बात करें तो उत्तर मध्यकाल के बारे में जो है वो है हम लोग विभिन्न जो है राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बख्तियार खिलजी, उसके बाद गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में, लोधी वंश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आदिल शाह द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हुमायूं के बारे में, उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ते हैं। और अकबर के काल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक अकबर के शासनकाल का पूर्वाध और एक है अकबर के शासनकाल के बाद का काल। तो पूर्वाध के कालों में जो अकबर है वो झारखंड में जो अफ़गान था इन लोग को हराने के पीछे लगे रहते हैं, मतलब अफ़गानों पर विजय का प्रयास करते हैं। और अकबर के शासनकाल की अगर उत्तरार्ध की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रीय राजवंशों पर, यानी कि झारखंड में जो क्षेत्रीय राजवंश है इनके ऊपर शासन का वो प्रयास करते हैं। अकबर के बाद हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, और जहांगीर और छोटानागपुर मतलब कि झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हैं तो उन सभी में कैसा संबंध है उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बारे में हम लोग देखेंगे, शाहजहाँ के बाद है फिर आपका शाह शुजा के बारे में, उसके बाद औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, और औरंगजेब के बाद हम लोग देखने के बाद जो है वो मुगल काल हम लोग का मध्यकाल जो है वो झारखंड का कंप्लीट हो जाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग अकबर तक पहुँचे थे और अकबर के बारे में हम लोग जाने थे कि अकबर का जो शासनकाल है इसमें हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़े थे। तो पहला जो भाग है अफ़गानों पर विजय, यहाँ पे हम लोग 1575 ईस्वी में टकरोई की लड़ाई के बारे में बात किए थे, जिसके बाद जो जुनैद करानी है वो बिहार जाने के क्रम में रामपुर में आकर रुकता है, जहाँ पे मुगल की सेना रामपुर में आती है, फिर रामपुर का विजय होता है। इसके अलावा अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्षेत्रीय राजवंशों की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले छोटानागपुर खास का नागवंश के बारे में पढ़े, और हम लोग ये जाने कि नागवंशों की जो राजधानी कोकरा या फिर खोखरा थी इसको अकबर अपने जो है वो नियंत्रण में लेना चाहता था, और इसके लिए बहुत कारण था, सामरिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। फिर हम लोग देखें कि अकबर जो है वो 1585 ईस्वी में शहबाज खान को जो है वो अकबर पर मतलब कि झारखंड पर विजय करने के लिए भेजता है, और जो शहबाज खान है वो आपका जो मधुकरण शाह है इसको पराजय करके मधुकरण शाह से मालगुजारी लेना स्वीकार कर लेता है, मतलब मधुकरण शाह से मालगुजारी लेता है। फिर हम लोग देखिए पलामू का जब चेरा वंश की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हम लोग देखें कि राजा मानसिंह को अकबर जो है वो बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त करता है 1589 में। फिर हम लोग जाने कि मानसिंह जो है वो 1590 ईस्वी में ही पलामू का जो चेरो राजा है भागवत राय इसको हरा देता है, और फिर उसको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर विवश कर देता है। उसके बाद हम लोग देखें कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के लिए जाता है मानसिंह, और उस समय वो उड़ीसा अभियान में जाते समय जो है वो सिंहभूम से होकर क्रॉस करता है, मतलब गुजरता है। और इस समय जो सिंहभूम में पोरहाट वाला क्षेत्र है यहाँ पे सिंह वंशीय राजा रंजीत सिंह का शासन हुआ करता था। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। अब हम लोग इसके बाद जो है आगे का कहानी देखते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपका कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था। तो वो आपका सिंहभूम वाले क्षेत्र से गुजरा था, ठीक है। और सिंहभूम वाले क्षेत्र में कौन सा राजा यहाँ पे शासन कर रहा था, तो पोरहाट वाले क्षेत्र में जो है वो राजा रंजीत सिंह शासन कर रहा था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। तो ये जो है मान सिंह वो राजा रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था। तो ये पूछा जा रहा है।
तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि 1892 ईस्वी में ही मानसिंह जो है वो राजमहल साहिबगंज, मतलब राजमहल जो है साहिबगंज वाला एरिया, तो 1892 में ही मानसिंह राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाता है। तो राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाता है 1592 में मानसिंह। उसके बाद मानसिंह जो है वो परकोटा व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर जो है वो नामकरण करता है। तो इसका याद रखिएगा, ये मानसिंह जो है यही अकबर नगर के रूप में नामकरण करता है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कि 1590 से 1591 के आसपास में मिदनापुर अभियान जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि रिनोवेशन फिर से करवाता है। तो जैसे हम लोग पढ़े, हम लोग देखें कि अकबर के शासनकाल का अगर उत्तरार्ध की बात करते हैं यानी कि क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें छोटानागपुर खास का नागवंश। तो छोटानागपुर खास का नागवंश में हम लोग शहबाज खान और मधुकरण शाह के बारे में पढ़े। फिर है पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश में हम लोग एक पॉइंट जानते हैं कि 1589 में मानसिंह को अकबर का, मतलब मानसिंह को जो अकबर है वो बिहार और झारखंड का सूबेदार नियुक्त करता है। तो फिर पलामू का चेरो वंश के अंतर्गत हम लोग जो है वो राजा मानसिंह और राजा भागवत के बीच का संपर्क देखते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग सिंहभूम का सिंह वंश आता है तो इसमें भी जो है वो उड़ीसा अभियान का जिक्र होता है और इसमें भी मानसिंह और रंजीत सिंह के बीच में जिक्र जो है वो दिखने को मिलता है। इसके बाद जब मानभूम व हजारीबाग का राजवंश की बात आता है तो मानभूम और हजारीबाग के राजवंश के बारे में बताया जाता है कि 1590 से 91 ईस्वी के बीच में मानसिंह जो है वो मिदनापुर के अभियान में जाता है और मिदनापुर के अभियान में जाते समय वो कहाँ से गुजरता है, तो मानभूम वाले क्षेत्र से गुजरता है। जिस तरह उड़ीसा के अभियान जाते समय मानसिंह सिंहभूम से होकर गुजरता है, ठीक उसी तरह मिदनापुर के अभियान में जाते समय मानसिंह जो है वो मानभूम से गुजरता है और इस दौरान जो है उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जो है वो जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक ना। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और भी देखिए कि आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा जो परगना है वो बिहार सूबा में शामिल था, जिसकी वार्षिक मालगुजारी जो है वो 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी, तो 15,500 रुपये था, ये वार्षिक मालगुजारी था। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। तो ये जहांगीर, मतलब ये अकबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अकबर के बारे में हम लोग जो है वो अफगानों पर विजय वाला यानी कि पूर्वाध वाला और उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर के बारे में जो पॉइंट है उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के संदर्भ में, झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटानागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर के पंचेत वंश पर आक्रमण तथा शाहजहां यानी कि शहजादा खुर्रम के राजमहल आगमन से है। तो अगर झारखंड के संबंध की बात करें तो जहांगीर का संबंध कहाँ से था, तो छोटानागपुर खास के नागवंश, चेरो वंश और विष्णुपुर के पंचेत वंश से इसका संबंध है। जबकि अगर हम लोग शाहजहां की बात करें तो शाहजहां जो था वो शहजादा खुर्रम इसको बोलते हैं, और तो शाहजहां का जो संबंध है वो राजमहल क्षेत्र में था। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 कि कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा अलामा से संबोधित किया गया है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है ना। तो एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जो है वो जमींदार ए खा आलमा के शब्द से संबोधित किया गया है और इस शब्द का अगर जो अर्थ की बात की जाए तो इस शब्द का जो अर्थ होता है हीरे के खान का मालिक। ठीक है। तो जमींदार ए खा आलामा ये किसको कहा गया है, तो मुगल कालीन ग्रंथों में जो है वो कोकरा के नागवंशी शासकों को कहा गया है।
अगर हम लोग नागवंशी राजाओं की बात करें तो इसका राजधानी कोकरा या फिर खोकरा ये था, ठीक है ना। तो जमींदार एक खां आलमा जो है वो इसका अर्थ होता है हीरे की खान का मालिक, और ये नागवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने का तरीका जो है वो वर्णन किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पुस्तक है जिसका नाम है तुजुक-ए-जहांगीरी। तो ये तुजुक-ए-जहांगीरी जो है ये जहांगीर की आत्मकथा है, और इस आत्मकथा में यानी कि तुजुक-ए-जहांगीरी में छोटानागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का जो है वो उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि अपनी आत्मकथा में तुजुक-ए-जहांगीरी में जो है वो जहांगीर ने स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है, और जहांगीर जो है वो इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरों के कारण इन पर वो अधिकार करना चाहता था, ठीक है ना। जैसे अकबर जो है वो आपका मतलब कि कोखरा वाले क्षेत्र को जीतना चाहता था, नागवंशियों की राजधानी को। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यहाँ से वो हम लोग जो है वो कहाँ जा सकते हैं, तो दक्षिण भारत में जा सकते हैं। वो आपका साम्राज्य विस्तार का कारण था, इसके अलावा सामरिक कारण था, उसके अलावा आर्थिक कारण भी था। इसी के तरह अगर हम लोग जहांगीर की बात करें तो जहांगीर भी जो है वो आपका नागवंशियों की राजधानी कोखरा को जीतना चाहता था, क्योंकि यहाँ से हीरे प्राप्त होते थे। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक-ए-जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डेट आता है 1612 ईस्वी। तो 1612 ईस्वी में जो जहांगीर है वो जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है, और उसको कोखरा क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए जो है वो आदेश देता है। परंतु बीमारी के कारण जो है वो जफर खां की मृत्यु हो जाती है, और जहांगीर की इच्छा जो है वो अधूरी रह जाती है। तो 1612 ईस्वी में जहांगीर पहले जफर खां को भेजता है कोखरा क्षेत्र पर जो है अधिकार करने के लिए, लेकिन वो मर जाता है, तो उसका अधूरी ख्वाहिश रह जाता है। उसके बाद फिर 1615 ईस्वी में जो जहांगीर है वो अब इब्राहिम खां को भेजेगा। किसको? तो इब्राहिम खां को भेजता है। इब्राहिम खां को फिर से वो बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है, और उसी समय फिर जो है 1615 ईस्वी में ही कोखरा यानी कि झारखंड पर उसको विजय प्राप्त करने के लिए भेजता है। तो पहले बिहार का सूबेदार बनाया जफर खां को, और उसको कोखरा पर अधिकार करने के लिए भेजा, लेकिन वो मर गया। तो 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को भेजता है बिहार का सूबेदार नियुक्त करके, और बोलता है कि जाके तुम अब कोखरा जो है वहाँ पे क्या करो, तो विजय प्राप्त कर लो। तो ये 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को भेजता है। वहीं 1612 ईस्वी में बात करें तो ये आपका जफर खां को भेजता है, और जफर खां का मृत्यु हो जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे। तो अगर हम लोग देखें चेरो राजा की बात करें तो एक पॉइंट ये है, इसका सही उत्तर बनता है 58 का। तो 58 का सही उत्तर बनता है आपका अनंत राय। तो ये जो अनंत राय था, ये झारखंड के अनंत राय जो है वो चेरो राजा था, और ये जहांगीर के समकालीन था। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट और देखिए, आपको बताया गया था कि जहांगीर के समय जो कोखरा था ना, कोखरा का जो शासक था वो हुआ करता था दुर्जन साल। तो दुर्जन साल जो कि मधुकरण शाह का ही उत्तराधिकारी था। तो दुर्जन साल को जब जहांगीर जो है वो टैक्स मांगता है, लेकिन दुर्जन साल जो है वो टैक्स देने से मना कर देता है, यानी कि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर देता है। तो जब ये बात दुर्जन साल मना कर देता है, तो जब ये बात जहांगीर को पता चलता है, तो जहांगीर पहले तो 1612 में जफर खां को भेजता है, फिर 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को भेजता है, ठीक है। और इस दौरान जो इब्राहिम खां है वो इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लेता है। जब 1615 में इब्राहिम खां आता है कोखरा को जीतने के लिए, तो वो कोखरा को जीत भी जाता है और शंख नदी पे अपना अधिकार भी कर लेता है। उसके बाद जो है इब्राहिम खां जो है वो नागवंशी राजा जो कि दुर्जन साल जिसके कारण ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उसको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए आदेश देता है।
और इससे मना करने पर जो जो दुर्जन साल है इसको 12 वर्षों तक जो है वो ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखता है। तो इब्राहिम खान दुर्जन साल को जब हरा देता है तो बोलता है कि तुम अब मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन दुर्जन साल जो है वो मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो इससे क्रोधित होकर जो जहांगीर है, मतलब ये क्या बोलते हैं इब्राहिम खान है, वो क्या करता है, इसको 12 साल के लिए ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखता है। और इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया तथा इब्राहिम खान को जो है वो फात जंग की उपाधि प्रदान करते हुए 4 हजारी मनसबदार ये प्रदान किया गया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो 1627 ईस्वी में ही जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर ना विवाद हो गया कि ये असली हीरा है कि नहीं है। तो इन हीरों को परखने के लिए दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुलाया जाता है, और दुर्जन साल जो है वो हीरे की पहचान कर लेने के बाद जो है जहांगीर उससे खुश हो जाता है, और फिर दुर्जन साल को जो है वो शाह की उपाधि देता है, और फिर उसको जो है वो मुक्त कर देता है कि जाओ तुम आज़ाद हो गया। और उसके बाद फिर उसका जो राज्य था कोकरा वाला वो उसको वापस दे देता है, और इसके बदले में जो दुर्जन साल है जो कि अब शाह का उपाधि मिल गया जिसको, वो मुग़ल शासक जहांगीर को 6,000 रुपये वार्षिक कर देना जो है वो अब एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, मुग़ल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल हुआ करता था। तो अगर हम लोग देखें झारखंड का राज्यपाल कौन होता था, तो ये इब्राहिम खान। हम लोग देखें कि 1612 ईस्वी में जो है वो जफ़र खां को मतलब कि बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसको कोकरा पे अधिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन वो मर जाता है। तो उसके बाद 1615 ईस्वी में इब्राहिम को बिहार का नया सूबेदार बनाया जाता है और इसको कोकरा पे अधिकार करने के लिए भेजा जाता है, और ये जो है कोकरा पे अधिकार कर भी लेता है, और जो दुर्जन साल है इसको बंदी भी बना लेता है। वो एक्सेप्ट नहीं करता है मुग़लों की अधीनता, तब फिर उसको ग्वालियर किले में बंदी कर देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये शाह की उपाधि प्रदान की गई थी, और ये क्यों हुआ था इसके पीछे का कारण आपको बता दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। तो 12 वर्ष। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो की पारखी था। तो हीरो की परख जो था दुर्जन साल को बहुत बेहतर तरीके से था, और इसको हीरो की परख के कारण ही इसको छोड़ दिया भी जाता है। ये इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कि जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था। तो हम सभी को पता है जफ़र खान को सबसे पहले 1612 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और इसको कोकरा पे अधिकार करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन परंतु बीमारी के कारण जफ़र खान की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की जो इच्छा रहती है वो अधूरी ही रह जाती है। इसके बाद देखिए जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि मिलती है। तो हम सभी को पता है कि जब 1615 ईस्वी में इब्राहिम खान को सूबेदार बनाया गया, फिर वो कोकरा पे जीत जाता है और दुर्जन साल को जो है वो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश देता है, लेकिन दुर्जन साल जब उसको मना कर देता है तब उसको 12 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रखता है। और ये जो विजय था, इस विजय के कारण इब्राहिम खान को जो है वो फात जंग की उपाधि मिलती है। तो ये इब्राहिम खान, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि मिलती है। तो शाह की उपाधि। शाह की उपाधि जहांगीर देता है दुर्जन साल को, जबकि फात जंग की उपाधि इब्राहिम खान को मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 कि 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले में दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6,000 रुपये वार्षिक कर देना एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कि जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार जो कि अफजल खां है, इनके द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक कौन थे। तो अभी हम लोग छोटानागपुर खास का नागवंश के बारे में पढ़े, और नागवंश की राजधानी जो है वो कोकरा थी,
और कोकरा के लिए ये सारा जो है वो कहानी देखिए हम लोग, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर पलामू का चेरो वंश। और पलामू का चेरो वंश के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1607 ईस्वी में अबुल फजल के जो पुत्र रहते हैं अफजल खां, इसको जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। तो ये जो अफजल खां है ये कौन रहते हैं? अफजल खां जो है ये अबुल फजल के पुत्र रहते हैं। और अफजल खां को 1607 ईस्वी में ही क्या किया जाता है? तो जहांगीर जो है इसको बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। अफजल खान ने जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध एक सैन्य अभियान चलाता है। तो ये जो अफजल खान है ये पलामू के चेरो राजाओं के बीच ये एक जो है वो सैन्य अभियान चलाता है। और उसके आक्रमण के समय पलामू का एक चेरवंशी शासक होता है जिसका नाम रहता है अनंत राय। क्या है? अनंत राय। तो ये ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अनंत राय। ये अफजल खान के आक्रमण के समय जो है वो चेरवंशी शासक होता है पलामू में। आगे देखिए, परंतु आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खान की मृत्यु हो जाती है और उसका ये अभियान सफल नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग देखें कि जफर खां का मृत्यु होता है तो अकबर नहीं मतलब कि जहांगीर का जो है वो सपना अधूरा रह जाता है छोटानागपुर के नागवंश पे विजय प्राप्त करने के लिए, यानी कि कोकरावाले में राजधानी के ऊपर। उसी तरह जब अगर पलामू की बात की जाए तो पलामू का चेरवंश पे विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो अबुल फजल के बेटे अफजल खां को भेजता है जहांगीर बिहार का सूबेदार बनाकर। फिर अब्बल जो है 2 सप्ताह के बाद ही तुरंत अफजल खां का मृत्यु हो जाता है, तो जो है जहांगीर का फिर से जो है सपना वो अधूरा ही रह जाता है। ठीक है, फिर ये जो अभियान है वो असफल हो जाता है। फिर ये जानिए कि 1607 ईस्वी में अफजल खां, उसके बाद है 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय जो है वो पलामू का शासक बनता है। अगर हम लोग पलामू के शासक की बात करें तो पहले तो आपका ये था कौन? तो पहले था आपका अनंत राय, ठीक है ना, चेरवंशी शासक था। उसके बाद 1612 ईस्वी में अनंत राय आता है, मतलब जो अनंत राय है अनंत राय का मृत्यु हो जाता है। तो 1607 ईस्वी में जब अफजल खां का अटैक होता है तब उस समय अनंत राय रहता है, लेकिन 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो जाती है, तब पलामू का जो राजा बनता है सहबल राय। कौन? सहबल राय राजा बनता है। और इसने अपने राज्य का जो विस्तार है वो सड़क ए आजम यानी जीटी रोड जो है वो चौपारण हजारीबाग तक कर लेता है। तो जो सहबल राय है ये अपने राज्य का विस्तार जो है वो सड़क ए आजम जिसको जीटी रोड कहा जाता है चौपारण तक ये विस्तार कर लेता है। फिर सहबल राय जो है वो बंगाल की ओर जाने वाले मुगल का जो काफिला है इसको लूटता है। कौन? तो सहबल राय बंगाल से जाने वाला जो मुगल काफिला है इसको लूटता है। और इस बात से नाराज होके जो है आपका शाहजहां नाराज हो जाता है और वो सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश देता है। तो सहबल राय के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि सहबल राय जो है वो मुगल काफिला को लूटता है बंगाल जाने वाले रास्ते में, और इससे नाराज हो जाता है शाहजहां। यहाँ जहांगीर की बात नहीं हो रही है, शाहजहां की बात हो रही है। तो इससे शाहजहां नाराज हो जाता है और फिर वो जो है वो सहबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश देता है। और उसके बाद देखते हैं कि जहांगीर ने अपने मनोरंजन के लिए क्या करता है, सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश देता है और इस लड़ाई में जो है वो सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। फिर जब सहबल राय की मृत्यु का समाचार जब मिलता है तो चेरों के सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात जो है वो मचाना प्रारंभ कर देती है, और जिसका जो मुगल अधिकारियों ने फिर बाद में दमन वगैरह कर देते हैं। आगे देखिए, जहांगीर के शासन काल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया? तो ये है सहबल राय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों के द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़वाने के कारण हो गई? तो ये सहबल राय। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपका ये था। फिर देखिए एक पॉइंट बताया जाता है, जैसे हम लोग पलामू का चेरवंश पढ़े उसी तरह हम लोग बिष्णुपुर के पंचेत पर आक्रमण भी करता है जहांगीर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जहांगीर के शासन काल में मुगल सेना ने मानभूम के बिष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की।
जहांगीर के द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था और अफजल खान ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खान के साथ मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीद को पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप भूल जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 बताया जा रहा है कि खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि खुर्रम जो है वो जहांगीर का बेटा था और इसको दक्षिण भारत का जो है वो मुगल सूबेदार घोषित किया गया था खुर्रम को, ठीक है ना। खुर्रम जो है 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर देता है तथा वर्धमान होते हुए वो राजमहल आ जाता है। उसके बाद देखिए खुर्रम जो है वो राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार देता है और राजमहल पर अधिकार कर लेता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो खुर्रम यानी कि जो शाहजहां है ये जहांगीर का बेटा है और ये बेटा जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह कर देता है। फिर ये वर्धमान होते हुए राजमहल आ जाता है और राजमहल में पहले से बंगाल का मुगल सूबेदार होता है इब्राहिम खान। तो ये इब्राहिम खान को ये मार देता है लड़ाई में और उसके बाद राजमहल पे ये अधिकार कर लेता है। तो खुर्रम जो है वो मुगल सूबेदार इब्राहिम खान को जो है वो मारकर लड़ाई में राजमहल पर अधिकार कर लेता है। बाद में एक पॉइंट देखिए कि बाद में मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात जो खुर्रम है वो पुनः दक्षिण भारत जो है वो लौट जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर का जो बेटा था खुर्रम यानी कि शाहजहां, वो अपना राजधानी जो है वो राजमहल को बनाया था क्योंकि राजमहल को वो इब्राहिम खान से युद्ध में जीतता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कि शाहजहां के शासन काल के समय पलामू का शासक कौन था। तो जब शाहजहां का शासन चल रहा था तो उसी समय अगर हम लोग पलामू के राजा की बात करें तो वो कौन था, तो वो आपका प्रताप राय था। ऑप्शन नंबर बी प्रताप राय था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया गया था। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा मालगुजारी ले रहा था ना। तो आप याद रखिएगा इसमें एक पॉइंट जो है वो कि हल्का सा रुकिए। तो बताया जा रहा है कि 1632 का समय रहता है ना, तो 1632 ईस्वी में ही बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां ने पलामू क्षेत्र की जो मालगुजारी है इसको 1,36,000 रुपये कर देता है और जिसे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों से अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया। अब इसको इतना ज़्यादा टैक्स देना है तो प्रताप राय जो है वो लोगों से अधिक धन वसूलना फिर स्टार्ट कर देगा। तो ये जो है अब्दुल्ला खां ये है। तो अब्दुल्ला खां मुगल सूबेदार था, ये पलामू क्षेत्र में मालगुजारी को 1,36,000 रुपया कर देता है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। और जो आपका प्रताप राय की बात करते हैं तो प्रताप राय जो है वो सहबल राय का उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जा रही है कि मुगल शासक शाहजहां ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा था। तो मुगल शासक जो शाहजहां है वो पलामू में चेरो राजा हुआ करता था, इसको परास्त करने के लिए किसको सूबेदार बनाकर भेजता है। तो हम लोग पता है कि पलामू में पहले जो है वो सहबल राय था, फिर पलामू में सहबल राय का उत्तराधिकारी जो है वो प्रताप राय आता है जो कि एक शक्तिशाली और एक समृद्ध समृद्ध था शासक था। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जो शाहजहां है, शाहजहां जो है वो शाइस्ता खान को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करता है। तो शाहजहां जो है वो शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करता है और पलामू पर अधिकार करने का इसको आदेश देता है। फिर शाइस्ता खां जो है वो 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर जो है वो आक्रमण कर देता है और प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से जो है वो संधि कर लेता है और फिर 80,000 रुपये देने व पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार कर लेता है। तो प्रताप राय ऐसा करता है।
तो मुग़ल शासक शाहजहाँ ने पलामू के चेरो राजाओं को पराजित करने के लिए जो है वो शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार जो है वो नियुक्त करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बताया जा रहा है कि शाइस्ता खां ने किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पलामू के शासक जो है वो प्रताप राय से संधि कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक डेट है 1641। तो शाइस्ता खां जो है वो 1641 में पलामू के चेरो राज्य पे आक्रमण करता है और फिर प्रताप राय जो है इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करके 80,000 रुपये टैक्स देने के लिए और पटना में हाजिरी लगाने के लिए वो स्वीकार कर लेता है। ये आपको पता होना चाहिए। और 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां जो है वो 1642 ईस्वी में वापस पटना लौट जाता है और बोलता है कि तुमको अब बार बार पटना में हाजिरी लगाना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए 1642 ईस्वी में प्रताप राय जो है वो मुग़ल शासक को वार्षिक जो है मालगुजारी नहीं दिया। तो 1641 में तो ये डिसाइड हुआ कि मालगुजारी देना है 80,000 रुपये और पटना में हाजिरी लगाना है। 1641 में टैक्स दे दिया, फिर शाइस्ता खां वापस पटना लौट जाता है। फिर 1642 में प्रताप राय जो है मुग़ल शासक को वार्षिक कलगुजारी जो है वो नहीं देता है। फिर 1643 में शाहजहाँ जो है वो इतिकाद खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त करता है और पलामू के शासक के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई करने का आदेश दे देता है। ठीक ना, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भाई। तो क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ बताया जा रहा है कि 1643 ईस्वी में शाहजहाँ के द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई जो है वो हेतु आदेश दिया गया था। तो हम सभी को पता है ये इतिकाद खां है। तो 1643 में इतिकाद खां को जो है वो नया बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है और इसको बोलता है कि पलामू के शासक के विरुद्ध तुम कार्रवाई करो। और ये कार्रवाई क्यों करो? क्योंकि पलामू का जो शासक प्रताप राय है वो हम लोग को वार्षिक मालगुजारी नहीं दिया, इस कारण से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 कि इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहाँ के द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था। तो कितना मनसब प्रदान किया गया था ये बतलाना है आपको कि इतिकाद खां जो है तो इसके सिफारिश पर शाहजहाँ के द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब दिया गया था। तो एक पॉइंट बताया जाता है कि इतिकाद खां की सिफारिश पे 1644 ईस्वी में शाहजहाँ जो है वो शाहजहाँ ने प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मालगुजारी तय कर दी। पहले तो भैया 80,000 रुपये जो है वार्षिक वो ये था मालगुजारी, अब 1 करोड़ रुपये सालाना मालगुजारी कर दिया और 1,000 रुपये जो प्रताप राय को मनसब देता है शाहजहाँ, किसकी सिफारिश पे? तो इतिकाद खां की सिफारिश पे देता है। इसके अलावा देखिए आप क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं कि प्रताप राय ने मुग़ल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। तो हम सभी को पता है 1 करोड़ रुपये जो है वो मालगुजारी देना स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना। आगे देखिए पलामू पर कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया गया। फिर देखिए प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय तथा इसके बाद मेदिनी राय का शासन रहता है। ठीक है ना, यहाँ तक याद कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कि प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब की मनसबदारी मिलती है। तो ये 2000 मनसबदार इसको मिलता है। यहाँ तक याद रखिएगा। और एक पॉइंट और देखने को हम लोग जो देखे थे कि जब शाहजहाँ का काल का चल रहा था तो उसी समय शाहजहाँ के काल में ही हम लोग जब छोटानागपुर का नागवंश की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जहांगीर जो है तो जहांगीर की बंदी से जब दुर्जन साल जो मुक्त हो जाता है तो दुर्जन साल जो है वो 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है वो
कोकरा आता है। उसके बाद 1640 ईस्वी तक यहाँ पे शासन करता है वापस। उसके बाद दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से जो अपनी राजधानी कोकरा है तो कोकरा से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया दुर्जन साल, तो वो दोईसा ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की नेक्स्ट राजधानी रहता है। इसके अलावा देखिएगा, दुर्जन साल ने दोईसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाते हैं क्योंकि वह राजधानी था, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इनमें से इन भवनों में नवरत्नगढ़ नामक किला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था और इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोका देखने को मिलता है। तो नवरत्नगढ़ का जो किला है ये दुर्जन साल के द्वारा बनाया जाता है और नवरत्नगढ़ का किला जो है वो दोईसा में है। आगे देखिए, दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह 1640 से 1690 ईस्वी तक नागवंशी शासक रहता है। उसके बाद रघुनाथ शाह के शासनकाल में खान जादी जो मुगल सैन्य अधिकारी होते हैं उसने आक्रमण कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना वो स्वीकार करके जो है वो संधि कर लेता है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग नागवंशी राज्य का इतिहास जो है वो डिटेल से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे भी छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हम लोग देखते चले जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था। तो अगर हम लोग मुगलों की टकसाल की बात की जाए तो ये मुगलों का जो टकसाल था वो कहाँ पे था, तो हम सभी को पता है कि 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी और यहाँ पे मुगलों का एक टकसाल था। तो मुगलों का टकसाल कहाँ था, तो राजमहल में था। इसके अलावा देखिए, औरंगजेब के शासन काल के समय बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया था। ये सब पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा बहुत जो है वो याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। तो अगर हम लोग औरंगजेब की बात करें तो झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का जो संबंध है वो छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, सिंहभूम के सिंह वंश और कुछ कुछ अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से था। तो जब हम लोग छोटा नागपुर खास का नागवंश देखें तो जब एक तरफ औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो दूसरी तरफ छोटा नागपुर खास में नागवंश चल रहा था, जिसमें जो शासक आपके रघुनाथ शाह थे। तो औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन जो छोटा नागपुर नागवंश का राजा था वो रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह 1640 से 90 तक रहता है। उसके बाद 90 से 1715 तक राम शाह रहता है। तो नागवंशी शासक रघुनाथ और नागवंशी शासक राम शाह ये दोनों औरंगजेब के ही समकालीन रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कि फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो फ्रांसीसी एक यात्री था जिनका नाम टेवरनियर था। इनके अनुसार जो रघुनाथ शाह का जो राज्य है इसके ऊपर मुगलों ने एक बार आक्रमण किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि किस मुगल शासक के शासन काल में चेरो वंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था जिसे नागपुर का दरवाजा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में जो है आपको बतलाया गया था कि जो मेदिनी राय है तो मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ का नया किला का निर्माण करवाया था और इससे दोईसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया था और इसी फाटक को नागपुर का दरवाज़ा कहते हैं। इसको भी आप याद कीजिएगा। तो ये सब किसके द्वारा बनाया गया था, तो मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था। इस मेदिनी राय के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। अब इसमें बताया जा रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में ये सभी काम हो रहा था।
तो ये सभी जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में ही हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब के समकालीन जो है वो रघुनाथ शाह, राम शाह ये सभी थे। ठीक है। और अगर हम लोग मेदिनी राय की बात करें तो ये भी औरंगजेब के ही समकालीन था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाऊद खां। तो औरंगजेब है वो दाऊद खां को सूबेदार बनाता है। तो औरंगजेब जो है वो दाऊद खां को कहाँ का सूबेदार बनाता है, ये आपका क्वेश्चन उठता है। ठीक है ना। तो इसको आप ज़रा बताने का कष्ट कीजिएगा। तो ये तो नहीं बताया गया, केवल इतना याद रखिएगा कि औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी राय से कर वसूलने के लिए भेजा था। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जो है वो किसको भेजा था, तो दाऊद खां को ही भेजा था। इसके अलावा देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं तो कुंडा का वह कौन शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा। एक व्यक्ति था चुन राय। तो चुन राय जो है ये कुंडा का शासक था, और ये जब औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से हार जाता है तो ये फिर जो है वो इस्लाम धर्म को जो है वो स्वीकार कर लेता है। ठीक ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुंडा का शासक चुनराय था वो पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। तो इस बात से जो मेदिनी राय है, तो मेदिनी राय के कहने पर जो सुरवर राय होता है, सुरवर राय जो है वो चुनराय के भाई होते हैं, ये हत्या कर देते हैं चुनराय की। ठीक है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन कौन जो है वो इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, चुनराय, तो ये केवल इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 कि इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सुरवर राय, जो कि चुन राय के ही भाई थे। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कि इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ जिसे मेदिनी राय की सेना जिसमें पराजित हो गई थी। तो एक नदी का जिक्र किया गया है, वो है आपका औरंगा नदी। ठीक है ना। तो ये औरंगा नदी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो औरंगा नदी के तट पे स्थित नए किले के समीप जो है वो मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच में युद्ध शुरू हुआ, और इसमें अंग्रेज़ों की सेना जो है वो भारी पड़ी और मेदिनी राय की जो है सेना वो कम पड़ जाती है। सॉरी, ये कैसा बताया गया भाई। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध होता है जिसमें मेदिनी राय की जो है वो हार हो जाती है। तो यहाँ पे इसमें अंग्रेज़ों की सेना, यहाँ अंग्रेज़ कहाँ से आ गए, तो अंग्रेज़ यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये यही सही है। आप हमेशा याद रखिएगा कि एक नदी था जिसका नाम है औरंगा नदी, और औरंगा नदी के तट पे ही मेदिनी राय, तो मेदिनी राय वर्सेस औरंगजेब की सेना के बीच में युद्ध होता है जिसमें मेदिनी राय की जो सेना है वो हार जाती है और औरंगजेब की सेना जीत जाती है। बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कि मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा में जाकर ये शरण लेता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग जाता है, और बाद में मेदिनी राय जो है वो सरगुजा में जाकर वो शरण लेता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए
इसके पीछे का कहानी डिटेल से आप नहीं पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। केवल ये एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए और इससे ही संबंधित जो भी फैक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, बाकी बात ज़्यादा डिटेल से जाइएगा तो कन्फ्यूजन में रहिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 कि पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है इसका सही उत्तर हो जाएगा मनकली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पलामू पर अधिकार जब हो जाता है तो मुगल सूबेदार जो दाऊद खां है, तो दाऊद खां जो है वो मनकली खां को पलामू का जो है वो फौजदार वो नियुक्त कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दाऊद खां ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके मनकली खां को यहाँ का फौजदार नियुक्त कर देता है और वो फिर वापस जो है वो पटना लौट जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 कि दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पे स्थापित किया। तो दाऊद खां जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि दाऊद खां जो है वो पलामू से प्राप्त जो सिंह का द्वार है, तो दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार जो है वो अपने साथ ले गया तथा दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में इसको लगवा दिया। तो इसको याद रखिएगा। तो दाऊद खां जो है पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को अपने साथ ले जाता है और अपने साथ ले जाकर इसको दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में इसको लगा देता है सिंह द्वार को। इसके बाद देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कि दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपये का उपहार जो है वो इनाम स्वरूप प्रदान किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपयों की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा, मानोस और गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। तो 50,000 रुपयों की मोतियों की माला देता है औरंगजेब दाऊद खां को। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कि औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन होता है। तो जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा होता है तो इस समय जो रामगढ़ का राजा होता है ये कौन होता है, तो ये दलील सिंह होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा फैक्ट था, वो आप नहीं देखिए, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो जब औरंगजेब का शासन चल रहा था तो उस समय रामगढ़ का राजा दलील सिंह था। आगे देखिए दलील सिंह के बारे में बताया जाता है कि दलील सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था। तो इसके बारे में एक पॉइंट बतलाया जाता है इसको। तो ये जानिए कि औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य थे, जो कि पहला रामगढ़, दूसरा कुंडा, तीसरा छः, चौथा केंदी एवं 5वां खड़गडीहा था। इनमें सर्वाधिक अगर महत्वपूर्ण राज्य की बात की जाए तो वो रामगढ़ था। और इस समय इसके बाद 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का जो राजा है वो दलेल सिंह रहता है। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से हटाकर कहाँ स्थापित कर दिया, तो रामगढ़ में स्थापित कर देता है, क्योंकि बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच में आता था, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बादम से स्थानांतरित कर दिया इसको कहाँ, तो वो कर दिया रामगढ़। तो क्यों किया, ऑप्शन नंबर ए बादम सूखाग्रस्त था, गलत बात है। बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में अवस्थित था, ये सही बात है। बादम भूकंप से प्रभावित था, ये भी गलत बात है। बादम में मुस्लिम अधिक आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था, ये गलत बात है। कब्जा नहीं किया था बल्कि उनके रास्ते में आते थे, तो ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था, इसलिए बादम से रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पे स्थानांतरित किया, तो वो रामगढ़ ले गया। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी। तो हम सभी को पता है कि जो कुंडा राज्य है इसकी स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। और 1669 ईस्वी में ही औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों और पिंडारियों से रक्षा हेतु बाबल तार, पिंभूरी, बरवाडी व नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की थी।
तो ये जो आपका राम सिंह है, राम सिंह यही जो है वो कुंडा राज्य का स्थापना करता है, और ये राम सिंह औरंगजेब का ही एक अधिकारी होता है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन कि रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरीके से बचा हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा राज्य अवस्थित था। तो रामगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा राज्य अवस्थित था, और ये जो है वो हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब खड़गडिहा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य होते हैं, रामगढ़, कुंडा, छेदी, रामगढ़, कुंदा, छे, केंदी और खड़गडिहा। और खड़गडिहा जो राज्य है वो रामगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और ये हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। आगे देखिए तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंदी वर्तमान झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये चतरा में स्थित है। वर्तमान में चतरा में स्थित है, लेकिन पहले जो है वो आपका हजारीबाग में स्थित था। तो बताया जाता है कि केंदी राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित है, लेकिन अगर पूर्व की बात करें तो ये जो है वो 6 राज्य अवस्थित था। अरे यार ये सब तो कन्फ्यूजन वाला है। इतना याद रखिएगा कि जो केंदी है ये अभी चतरा जिला में आता है, लेकिन पहले ये हजारीबाग में था, ठीक ना, हजारीबाग में आता था। तो हजारीबाग में 5 प्रमुख राज्य थे, रामगढ़, कुंडा, छे, केंदी और खड़गडिहा, ये याद रखिएगा। और अभी जो केंदी है वो चतरा में आता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किनको दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो शेर शाह जो है इसको झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 99 देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूरी तरीके से बचा रहा। तो अभी आपको बताया गया था धनबाद वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में झारखंड को जो है वो क्या नाम से जानते थे हम लोग, अभी आपको बताया गया था। अगर पुंड या फिर पुंडरू की बात करें तो ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में, नरीखंड की बात करें तो नरीखंड और कांकजोल जो है वो संथाल प्रज्ञा वाले के बारे में, पशु भूमि, फिर आपका पशु भूमि हो गया, फिर आपका पशु भूमि की अलावा अगर बात करें हम लोग तो पुंडरीक, पशु भूमि, कर्कखंड और अर्कखंड, ये सभी महाभारत के दिग्विजय पर्व में हैं। जबकि अगर मुगल काल की बात की जाए तो मुगल काल में जो झारखंड को खुकरा, ये वाला खुकरा, फिर आपका कुकरा और आपका कोखरा, ये सभी कहा जाता था, ठीक ना। तो खोखरा तो तुझी के जहांगीर में कहा गया है, जबकि मुगल काल में ये वाला खुकरा, ये वाला कुकरा और ये वाला कोखरा कहा जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें तो किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था। तो एक शासक है मेदिनी राय। तो मेदिनी राय जो है ये एक चेरो राजा होता है, और ये दोईसा पर जो आक्रमण करके उसको तहस नहस कर देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 102 निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था। तो ये हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी होता है इसका प्रताप राय। तो प्रताप राय जो कि चेरो राजा था, ये नवरत्नगढ़ का जो प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा है इसको पलामू के किले में लगाता है, और पलामू का किला आपका लातेहार में है। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी गई है। तो अगर न्यासी राजा की संज्ञा किसको दिया गया है तो वो आपका मेदिनी राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मेदिनी राय जो कि चेरो राजा हुआ करता है, इसको न्यासी राजा का संज्ञा दिया गया है। वहीं 104 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस चेरो राजा के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेदिनी राय। तो मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो राजा का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग प्राचीन भारत का स्वर्ण युग हम लोग गुप्त काल को कहते हैं, उसी तरह चेरो शासन का स्वर्ण युग मेदिनी राय के शासनकाल को ही कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार था? तो ये आपको बतलाया गया था कि ये वज्रयान शाखा का विस्तार था पाल शासकों के समय। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर देता है? तो एक राजा था जिनका नाम है नरसिंह देव द्वितीय। तो नरसिंह देव द्वितीय जो है वो उड़ीसा का राजा हुआ करता है, और ये 12वीं सदी में अपने आप को झारखंड का राजा घोषित कर देता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो मध्यकाल में झारखंड था, तो मध्यकाल में झारखंड वाले टॉपिक को पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। और मध्यकाल में झारखंड के अंतर्गत हम लोग पूर्व मध्यकाल, जिसके अंतर्गत 4 मंदिर के बारे में पढ़े, उसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसके बारे में हम लोग कई सारे राजाओं के बारे में पढ़े, और उन राजाओं का झारखंड के साथ कैसा संबंध था। फिर झारखंड में जो क्षेत्रीय राजवंश देखने को मिलते हैं, इनका और उन राजाओं के बीच में क्या संबंध था, और कैसे कैसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो भी हम लोग देखे। और इससे संबंधित जितना भी फैक्ट था जो कि झारखंड सार संग्रह बुक में दिया गया है, इनको सॉल्व करने का प्रयास किए हम लोग। इसके अलावा और भी कई सारा फैक्ट और डाटा और कॉन्सेप्ट है, आप उनमें नहीं उलझिएगा। इतना जितना भी एमसीक्यू है इनको आप लगा लीजिए, इनसे जुड़े हुए छोटे छोटे जो पॉइंट हैं फैक्ट के रूप में उनको याद कर लीजिए। इन्हीं से ही आपका जेपीएससी प्रीलिम्स में काम बन जाएगा। इनके अलावा आपको जो है वो ज़्यादा हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा फैक्ट पढ़ के भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इतना एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, इससे आपका मध्यकाल में झारखंड कंप्लीट हो जाएगा। तो 106 क्वेश्चन जो मध्यकाल में झारखंड से संबंधित थे, इनको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।